हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस भाग में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण सामान्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? पहला है ऊंचाई, दूसरा है भूमि और जल की प्रकृति और तीसरा है सागर की लहरें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, ऊंचाई और भूमि और जल की प्रकृति। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है: उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र से उसकी दूरी, भूमि और जल की प्रकृति, वायु संहति का परिसंचरण, महासागरीय धाराएं। अतः स्पष्ट है कि महासागरीय लहरें इसे प्रभावित नहीं करती है। DSSB ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को माना है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उन्तुगता बढ़ने के साथ घटता है। उन्तुगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान का सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापक्रम की गिरती सामान्य दर उसकी ऊंचाई के आधार पर कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आगे के प्रश्न वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है।
दूसरा कथन है, पृथ्वी की सतह के करीब के वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता ऊपरी वायु तनाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन एक सही है, परंतु कथन दो गलत है। वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। पृथ्वी के सतह के करीब के वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता ऊपरी वायु तनाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। वायुमंडल के निचली भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोरियोलिस बल पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, मानक स्थितियों में हवा का घनत्व डैश तक रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.226 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मानक स्थितियों में हवा का घनत्व 1.226 किग्रा प्रति घन मीटर तक रहता है। घनत्व न केवल तापमान और दबाव से बल्कि हवा में जलवाष्प की मात्रा से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार मानक मान केवल एक अनुमान है। वायु का घनत्व वायुमंडलीय गैसों के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान है। इसे ग्रीक अक्षर RHO से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अंश तक रहने योग्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 80 डिग्री अक्षांश तक। ध्रुवीय क्षेत्र 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है, क्योंकि इससे अधिक अक्षांशीय विस्तार पर अर्थात ध्रुवों के निकट अत्यधिक सर्दी पड़ती है तथा वहाँ की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। 80 डिग्री अक्षांश के आसपास एस्किमो जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को डोलड्रम नाम से जाना जाता है? पहला है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और दूसरा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायु दाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती हैं, अतः इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है। साथ ही मौसम के अनुसार इसकी स्थिति तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण के समय यह दाब पेटी उत्तर खिसक जाती है तथा दक्षिणायन के समय ये पेटी दक्षिण में आ जाती है। अगला प्रश्न है, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी।
दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी को उपध्रुवी निम्न दाब पेटी कहते हैं। इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक विस्तृत होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। वहीं ध्रुवी उच्च वायु दाब पेटी ध्रुवों के समीप अत्यंत निम्न तापमान के कारण विकसित होती है। वायु दाब पेटी सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की दिशा में विस्थापित होती है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश। शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के मध्य वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की धाराएं हवाओं से कैसे अलग होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हवाएं क्षैतिज रूप में बहती है और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। हवाएं क्षैतिज रूप में बहती हैं तथा वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। इस प्रकार वायु की धाराएं हवाओं से अलग होती हैं। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरियोलिस बल। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर कोरियोलिस बल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरियोलिस बल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कोरियोलिस बल के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरियोलिस प्रभाव। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 डिग्री से 35 डिग्री। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी दोनों गोलार्धों में
30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। विषुवत वृत्त के निकट 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण वायु दाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे डोलड्रम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती हैं। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न वायुदाब पेटियां हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं हैं। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पेटियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पेटियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर हवा की गति, जिसे डोलड्रम के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित पट्टियों में से किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषुवतीय निम्न दाब पट्टी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी सबसे कम सूर्यातप प्राप्त करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपध्रुवी। पृथ्वी की उपध्रुवी पेटी में सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होता है। सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक किरणों का नतिकोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता के कारक हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। अगला प्रश्न है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा औसत वायु दाब प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 265 मिली बार। सागर तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर औसत वायु दाब 265 मिली बार हो जाता है। सामान्य तौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में गिरावट देखने को मिलती है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास स्तर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान व वायुदाब निम्नलिखित है। समुद्र तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार, 1 किलोमीटर पे 898.76 मिलीबार, 5 किलोमीटर पर 540.48 मिलीबार और 10 किलोमीटर पे 265 मिलीबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैरोमीटर। बैरोमीटर उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां।
30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। इस प्रकार यह पेटी दो विपरीत धरातली हवाओं के बीच विभाजन का कार्य करती है। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हवा व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है एवं प्रति चक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाती हैं, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। पवन संचार कम हो जाता है और जो कुछ हवा चलती है वह प्रायः हर दिशा में चलती है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में अश्व से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। फलस्वरूप जलयानों को हल्का करने के लिए व्यापारी कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण से इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपोष्ण वायु दाब की पेटी को डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा अक्षांश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले पारदर्शन बल को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। यह बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।